हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AK7680। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट के परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और आज हम लोग फिर से इसी चैप्टर में परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ जानेंगे। कि जैसे कि हम अगर किसी पूर्णांक को ले लेते हैं तो उसको हम लोग भिन्न परिमेय संख्या में कितने प्रकार से लिख सकते हैं ये जानेंगे, और दो टॉपिक और हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी पूर्णांक को हम लोग परिमेय संख्या में किस प्रकार से लिख सकते हैं, कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या की आप लोगों को परिभाषा मालूम होगी। तो अब हम लोग सीधा पढ़ते हैं कि किसी पूर्णांक को हम लोग अगर पूर्णांक लेते हैं तो हम लोग उसको परिमेय संख्या में कितने प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास पहला पूर्णांक है 15। ठीक है, उदाहरण समझते हैं, उसके बाद निष्कर्ष समझेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, उदाहरण पहला 15। 15 एक पूर्णांक है। ठीक है, 15 जब एक पूर्णांक है तो 15 को 15/1 लिख सकते हैं। मतलब ये जो है ये अंश और हर के रूप में हो गए। ठीक है, तो अंश और हर के रूप में है, मतलब पी और क्यू के रूप में है, तो वो क्या है, परिमेय है। देखिए इसको और इसको, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसका भाग हर का भाग अंश में देंगे, ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे तो 15 आएगा। ठीक है, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये 15 के बराबर है। तो ये परिमेय संख्या हो गई। ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी तो बचेगा यही। ठीक है, तब ये आएगा। अब हम लोग इसको ले लें तब भी यही आएगा, इसको ले लें तब भी आएगा। अब इसी प्रकार हम लोग अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे आइए। 11 एक पूर्णांक है। दूसरा उदाहरण है 11 एक पूर्णांक है। अब हम लोग मानते हैं कि 11 एक पूर्णांक है। जब 11 एक पूर्णांक है तो इसको हम लोग देखें, 11 को 11/1 लिख सकते हैं, -22/-2 लिख सकते हैं, 22/2 लिख सकते हैं, 33/3 लिख सकते हैं, इसी प्रकार इस प्रकार। ठीक है, अनंत तक गए। अब लास्ट उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है, जैसे कि 20 है। इस प्रकार जाने कितने उदाहरण आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि 20 एक पूर्णांक है। ठीक है, इसको हम 20/1 के रूप में लिख सकते हैं, 40/2 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जो लिखे वो क्या आना चाहिए, 20 के बराबर आना चाहिए। अब आप लोग इसे ले लीजिए, तो 3 का भाग जब इसमें देंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। इसको ले लीजिए, इसका भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो ये सभी क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये पूर्णांक है। क्या है, ये पूर्णांक है, और ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये सभी परिमेय संख्या हैं, ये पूर्णांक है, तो इनका निष्कर्ष जो होता है, इनको हम याद कैसे रखें। ठीक है, अब हम लोग वो देखते हैं। तो चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे निष्कर्ष क्या निकला। तो देखिए, हमने पहले उदाहरण देखा, अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं। इसका निष्कर्ष क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, यदि कोई पूर्णांक हमारे पास क्या है, p, तो क्या होगा। तो देखिए, p बराबर p/1, 2p/2, 3p/3, 4p/4। मतलब अगर माना हमारे पास कोई पूर्णांक है जो वो क्या है, p। ठीक है, जो पूर्णांक p है उसको हम लोग किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, p/1 लिख सकते हैं, 2p/2 लिख सकते हैं, 3p/3 लिख सकते हैं, 4p/4 लिख सकते हैं। ये आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर ये p सेम है। ठीक है, p बराबर -p/1 लिख सकते हैं, -2p/2 लिख सकते हैं, -3p/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्यों लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 मानिए, ठीक है, यहाँ पर जब 1 का भाग 1 में देंगे तो क्या बचेगा, p कट जाएगा। ये इसका भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, इसका भाग जब इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा। तो p बराबर क्या बचा, p बराबर p, p बराबर p, p बराबर p, p बराबर p। तो इसी प्रकार क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, इसी प्रकार बनता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको देखिए, तो यहाँ पर भी -1 है, तो -1 से -1 कट गया, -2 से -2 कट गया, -3 से -3 कट गया, इसी प्रकार कटता चला जाएगा। तो p बराबर p, p बराबर p, p बराबर p, p बराबर p। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि यदि कोई पूर्णांक p है तो हम लोग उसको परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। तो पूर्णांक p का मतलब है जो ये है p, वो क्या है, चर है। तो चर जो होती हैं, चर राशियां जो होती हैं, उनका मान निश्चित नहीं होता। तो ये क्या है, यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर p की जगह हम लोग 20 लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे, 30 लिख लेंगे, +3 लिख लेंगे, -300 लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमने माना है। ये यदि कोई पूर्णांक p है तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो अब इसका
क्या निष्कर्ष हो क्या होता है, देखिए, अतः सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगी, मतलब जितनी भी पूर्णांक होंगी, क्या जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, सभी वो सभी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, जितनी भी पूर्णांक होंगी वो सभी क्या होंगी, वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आप लोगों को एक उदाहरण और दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने -20 लिया, ठीक है, अब -20 लिया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसको हम लोग लिखेंगे p/1, तो मतलब -20/1। फिर दूसरा में कहा है 2p है, ये 2 - p, मतलब -p क्या है, 20/2, फिर बराबर है। ठीक है, अब फिर बराबर लिखेंगे, फिर क्या है 3 गुणे -p 20, 3 यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इसका देखिए, इसको -20/, -40/2, -60/3, ये आ गया, ये हो गए। ठीक है, तो अगर ये समझ में आया हो तो अब हम लोग एक नए दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। हाँ, तो अब हम लोग परिमेय संख्या के दो महत्वपूर्ण प्रगुण के बारे में जानेंगे। तो पहले देखिए, दो प्रगुण कौन कौन से हैं ये देखते हैं, उसके बाद हम लोग नंबर बाई नंबर दोनों को समझते हैं। तो देखिए, पहला प्रगुण जो है वो क्या है, समतुल्यता का प्रगुण। समतुल्यता का प्रगुण का क्या है, मतलब जो किसी परिमेय संख्या, जैसे टॉपिक थोड़ा समझ ले उसके बाद क्या, जैसे किसी परिमेय संख्या है उसके समतुल्य कौन कौन सी परिमेय संख्या है ये जानते हैं। और सरलतम रूप का प्रगुण, मतलब किसी परिमेय संख्या को हम लोग कितने रूप सरल तरीके से लिख सकते हैं, ये मतलब इसका मतलब है समतुल्य, कितनी परिमेय संख्याएं समतुल्य होंगी। और इसका मतलब है कि सरलतम, मतलब किसी परिमेय संख्या को सरल रूप में लिखना। ठीक है, अधिकतम से सरल रूप में लिखना और इसके समतुल्य बनाना, मतलब किसी परिमेय संख्या को किस प्रकार से हम समतुल्य बना सकते हैं, कौन सी परिमेय संख्या किस परिमेय संख्या के साथ समतुल्य होगी, मतलब बराबर, लगभग बराबर होंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे फिर इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो इसके दो महत्वपूर्ण, मतलब परिमेय संख्या के दो महत्वपूर्ण प्रगुण कौन कौन से होते हैं। तो पहला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद दूसरा सीखेंगे। तो पहला जो है वो है समतुल्यता का प्रगुण, मतलब समतुल्यता का प्रगुण, मतलब समतुल्य किसी परिमेय संख्या के अगर कोई दूसरी परिमेय संख्या समतुल्य है तो वो हो जाएगी एक के दूसरे समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, उदाहरण देखिए पहले, जैसे कि 4/5 है, तो 4/5 का जो समतुल्य होगा ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, दोनों, मतलब ये और ये मतलब ये तीनों आपस में समतुल्य हैं। इसके समतुल्य ये है, इसके समतुल्य ये है। ठीक है, ये देखते हैं इसको, इसके समतुल्य ये है, इसके समतुल्य ये है, मतलब ये तीनों भी आपस में समतुल्य हैं। ठीक है, अब परिभाषा पढ़ते हैं। किसी परिमेय संख्या में उसके अंश तथा हर में एक ही शून्यंतर पूर्णांक, शून्यंतर पूर्णांक क्या है, ठीक है, शून्यंतर, ठीक है, शून्यंतर पूर्णांक से गुणा, ये क्या है, शून्यंतर। देखिए, शून्यंतर पूर्णांक यानी कि जीरो को छोड़कर, देखिए अगर हम संख्या रेखा लें, ठीक है, संख्या रेखा लें और ऋण अनंत से धनानंत उसके बीच में लिखा है तो सारी संख्याएं आ जाएंगी। अगर हम जीरो छोड़ दें उसमें से और जितनी भी बचे पूर्णांक है उनमें से दोनों अंश और हर में, परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा करते हैं तो हमें से शून्यंतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। मतलब देखिए क्या कहा है, शून्यंतर पूर्णांक यानी कि शून्यंतर पूर्णांक यानी कि शून्य को छोड़कर। ठीक है, शून्यंतर पूर्णांक देखिए 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25, -5, -10, -1, -2, -3, -4, -500, -50 सब ये होंगे शून्यंतर। केवल शून्य को छोड़कर सभी किसी भी संख्या से किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा कराने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी उसी परिमेय संख्या के समतुल्य होगी। देखिए, जैसे कि ये एक हमारे पास परिमेय संख्या है, ठीक है, उदाहरण समझिए, जैसे कि ये हमारे पास एक क्या है, परिमेय संख्या, और अब हम ले लें एक शून्यंतर पूर्णांक, जैसे कि 2 ले लिया हमने, और 2 के
2 को लेने के बाद हम 2 को अंश और हर में गुणा करा दें। देखिए अंश में भी करा दिए, हर में भी करा। अब गुणा कराने के बाद 8/10 प्राप्त हुआ। अगर हम इनको काटें, ठीक है, पहले 2 से काटें, ठीक है, 2 से अगर काटेंगे तो यही आएगा। फिर हम लोग इसको ले लेते हैं, ये इसको भी अगर हम भाग देंगे, इसका भाग इसमें देंगे तो उतना ही प्राप्त होगा जितना इसका भाग इसमें देने के बाद प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, आपस में ये समतुल्य है। ये क्या है, आपस में समतुल्य है। इसी प्रकार इसमें भी, मतलब परिभाषा क्या करे, किसी भी परिमेय संख्या में उसके अंश और हर में एक ही शून्यान्तर पूर्णांक से गुणा करके हम समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त। सवाल में पता क्या कहेगा, सवालों में कहेगा कि समतुल्य परिमेय, एक परिमेय संख्या देगा, इसकी 5 समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी मतलब समतुल्य प्राप्त करना है तो हमें शून्यान्तर पूर्णांक से गुणा करा देंगे, 5 समतुल्य प्राप्त हो जाएंगे। बस इसी प्रकार के सवाल आएंगे। बट एक नोट है इसका, देखिए हम नोट पढ़ते हैं। इसका जो नोट है वो क्या है, इसका जो नोट है वो क्या है कि देखिए इसका जो नोट है वो कह रहा है कि परिमेय संख्या में उसके अंश तथा हर में 0 से गुणा करने पर परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है। क्यों नहीं प्राप्त होती है, देखिए 0 से अगर हम लोग गुणा करते हैं तो क्या नहीं प्राप्त होगी, परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होगी। इसमें हमने किसी भी संख्या से गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई, वो भी समतुल्य परिमेय संख्या। अब हम अगर 0 से गुणा करा रहे हैं उसके अंश और हर में तो प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों, देखिए आप लोगों को इतना तो मालूम ही होगा, अगर हम लोग किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसकी क्या प्राप्त होता है, हमें 0। तो देखिए यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा याद कीजिए, वो क्या है, क्यों जो हो 0 के बराबर ना हो। पर यहाँ पर क्यों इक्वल 0 है तो यह परिमेय संख्या नहीं है, होगी या नहीं है। तो अगर हम लोग साफ साफ यहाँ पर बात है, अगर हम लोग किसी भी परिमेय संख्या में 0 से उसके अंश और हर में गुणा कराते हैं तो वो क्या होगी, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शून्यान्तर पूर्णांक, यानी कि 0 को छोड़कर बाकी किसी भी संख्या में अगर हम लोग किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम पूर्णांक का गुणा किसी भी पूर्णांक का गुणा कराते हैं तो हमें उसकी समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये इसके समतुल्य नहीं है क्योंकि ये परिमेय संख्या ही नहीं है, तो इसलिए ये समतुल्य होगी भी नहीं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसका जो सेकंड वो है दूसरा प्रगुण वो देखते हैं। दूसरा प्रगुण के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, सरलतम रूप है इसका। समतुल्य का मतलब है कि किसी भी परिमेय संख्या का समतुल्य। वो प्रश्नों में ये कहेगा कि हम एक भिन्न दे देगा, जैसे परिमेय दे देगा 7/8, अब वो कहेगा कि इसके 10 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। तो किस प्रकार लिखेंगे, कुछ नहीं करना, नंबर बाई नंबर, पहले 2 का गुणा कराएंगे दोनों अंश और हर में, फिर 3 का करा देंगे, फिर 4 का करा देंगे, फिर 5 का करा देंगे, फिर 6 का करा देंगे, 7 का करा देंगे, 8 का करा देंगे। बस 8 जितनी पूछे उतनी संख्या को गुणा करा देंगे और समतुल्य संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। अंश और हर में कराना है दोनों में, जैसे इसमें कराया मैंने, ठीक है। परिभाषा भी अच्छे से देख लीजिए, किसी परिमेय संख्या में उसके अंश तथा हर में एक ही शून्यान्तर पूर्णांक यानी कि 0 को छोड़कर से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके सेकंड प्रगुण में चलते हैं, तो चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि सरलतम रूप यानी सरलतम रूप का प्रगुण यानी मानक रूप। इसका परिमेय संख्या के दो महत्वपूर्ण थे, एक पहले हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे दूसरा, ठीक है। तो इसकी जो पहली परिभाषा है वो उसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके उदाहरण देखेंगे उसके बाद। तो जैसे कि पहला परिभाषा देखते हैं, तो किसी परिमेय संख्या के अंश तथा, ठीक है, अंश तथा हर में उनकी निरपेक्ष मानों के महत्तम समापवर्तक से भाग देकर उस परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद वही जो समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, सरलतम रूप में दिए। अब निरपेक्ष क्या है, तो निरपेक्ष मान का मतलब होता है, देखिए आप लोगों ने कक्षा 6 में निरपेक्ष मान पढ़ा ही होगा, यानी कि अभी भी पढ़ेंगे। निरपेक्ष मान का मतलब जो होता है वो होता है धनात्मक, यानी कि दूर ऋणात्मक से कोई संबंध नहीं होता इनका, ठीक है। अब महत्तम समापवर्तक मासा आता ही होगा, तो हम पहले ले एक संख्या परिमेय संख्या ली, जैसे कि हमने ले ली 20/25,
ठीक है। उसके बाद जब हमने 20/25 लिया तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो हमने पहले इन दोनों का क्या निकाला, मासा। तो मासा आप लोगों को निकालने आता ही होगा, जैसे 20 का और 25 का निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले निकाला 20 का 2, फिर 10, 2, 5, 5, 5। ठीक है, 5 का 25 का निकालते 5, 5, 5, 1। ठीक है, जो इन दोनों में कॉमन हो वही मासा होता है, तो एक एक यहाँ से उठा लेंगे, एक यहाँ से उठा लेंगे, दोनों क्या हो गया 5। तो 5 से हमने भाग दे दिया, इनका मासा क्या आया 5। मासा क्या आया हमारा 5 आया। तो मासा बराबर 5 है, तो 5 से भाग देना है हमें। ठीक है, वो भी धनात्मक होना चाहिए, निरपेक्ष मान में होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक होना चाहिए। तो हमने महत्तम समापवर्तक से भाग देकर, किसमें भाग देकर, एक अंश में बस नहीं ना हर में, दोनों में देना, अंश बटे हर में भाग देना। तो जब हमने अंश और हर में भाग दिया, क्या दिया, भाग 5 बटे -5 बटे -20/5 और 25/5। ठीक है, तो हमने जब इन दोनों में अंश और हर में भाग दिया 5 का, तो क्या हमें प्राप्त हुआ 4/5। तो जो इसके समतुल्य भी है, क्या इसके समतुल्य भी है, 20/25 की क्या समतुल्य भी है और सरलतम रूप भी है। क्यों, क्योंकि जब समतुल्य होगी तो सरलतम रूप भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्यों सरलतम भी है समतुल्य भी है। ठीक है, बाद में समझेंगे, पर अभी नहीं। तो ये हो गया, हम लोग प्रश्नों में सब समझ जाएंगे। ठीक है, ये इसके सरलतम रूप हो गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। जब इन दोनों का मासा निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, मासा निकालना आप लोगों को आता होगा, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो 15 और 9 का मासा निकालेंगे, 3 आएगा। तो 3 से हमने भाग दिया तो 5/3 आया, जो इसका सरलतम रूप हो जाएगा। फिर इसी प्रकार मैंने -8/14 लिया। ठीक है, तो -8/14 का जो वो होगा मासा, वो क्या होगा 2। क्यों, क्योंकि हमने माइनस का नहीं लेना, क्यों, हमें केवल निरपेक्ष मान में मासा चाहिए, माने धनात्मक बस चाहिए। तो हमने इन दोनों में भाग दिया तो -4/7 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जब हमने इस प्रकार किया तो हमारा ये सरलतम रूप हमें समझ में आया। मान लो सरलतम रूप जो होता है वही मानक रूप भी होता है। अब मानक रूप देखिए, हमने किसी संख्या कोई सवाल हल किया, अब जब कोई सवाल हल किया तो उसका मानक रूप यानी कि आंसर जो होता है उसी को हम लोग मानक रूप कहते हैं। जैसे कि मैंने इसको हल किया तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा, इसको हल किया इसका ये मानक रूप हो जाएगा, इसको हल किया ये मानक रूप हो जाएगा। इसमें सवाल क्या बनेंगे, सवाल इस प्रकार आएंगे कि कोई प्रश्न होगा और उसमें कह देगा कि इसको मानक रूप में लिखिए या कि फिर सरलतम रूप में लिखिए। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उन दोनों को जो दिए हो उन दोनों का मासा निकाल लेना है। मासा निकालने के बाद हम लोग उसी दोनों में अंश और हर में भाग दे देंगे उसी मासा का। जितना आंसर आएगा वही सरलतम रूप हो जाएगा या मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इनके निष्कर्ष के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए। अब हम लोग देखेंगे कि इनके जो निष्कर्ष होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं समतुल्य का निष्कर्ष। ठीक है, तो देखिए मैं लिख देता हूँ, यदि x/y एक परिमेय क्या परिमेय संख्या है तो इसका जो समतुल्य होगा, तो समतुल्य बराबर क्या होगा, समतुल्य बराबर हम लोग मान लेंगे x/y गुणे m। यहाँ पर ठीक है, जो यम है यम बराबर एक शून्यंतर क्या है, अंतर पूर्णांक है। अब मैंने शून्यंतर क्या होता है ये सब बता दिया है। ठीक है, पूर्णांक है, ये हो जाएगा। बस हमें क्या याद रखना है, ये अगर हमें कोई समतुल्य निकालने के लिए कहे किसी परिमेय संख्या का, तो m की जगह हमें क्या रखना है केवल, और x/y की जगह में कोई संख्या दी रहेगी और m की जगह में क्या लिख देना है, एक शून्यान्तर पूर्णांक। ठीक है, कोई भी पूर्णांक लिख देना और उसका गुणा करा देना, उसके समतुल्य के बराबर आ जाएगी उस परिमेय संख्या की। ठीक है, ये है इसका निष्कर्ष, ये। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार इसमें देखते हैं। तो देखिए इसमें हमें निरपेक्ष मान चाहिए, महत्तम समापवर्तक चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें तो हम लोगों ने इसमें देखिए, पहले हम लोग देखेंगे यदि x/y एक परिमेय संख्या है, x/y क्या एक परिमेय संख्या है
तो ठीक है, तो सरलतम रूप बराबर सरलतम रूप बराबर क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप बराबर हो जाएगा एक्स बटे वाई भागे एम। अब यहाँ पर एम क्या है, यहाँ पर एम दूसरा था, चलिए मैं यहाँ पर एन ले लेता हूँ, ठीक है, एन, ठीक है। यहाँ पर एम का मतलब है शून्यान्तर पूर्णांक, यहाँ एन का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ एन का मतलब होगा, यहाँ जो एन होगा वो क्या होगा, वो होगा एक इन दोनों का एक्स और वाई के निरपेक्ष मान का महत्तम है। यहाँ एन, यहाँ एन बराबर एन का मान एक्स बटे वाई के निरपेक्ष मान का महत्तम समापवर्तक है, ठीक है। जो एन है वो क्या है, वो एक्स बटे वाई के इन एक्स और वाई का जो निरपेक्ष मान यानी कि निरपेक्ष मान के महत्तम समापवर्तक, देखिए एक्स वाई उदाहरण समझते हैं, एक्स वाई दिए जैसे कि हमें 8/5 8/14, ठीक है। अब वो 8/14 इन दोनों का पहले क्या करेंगे, निरपेक्ष मान निकालेंगे, और निरपेक्ष मान क्या आएगा इनका 8/14, 8/14 के बाद जो हमारा मासा आएगा वो क्या आएगा, हमारा इन दोनों का निरपेक्ष मान का मासा आएगा 2, क्या आएगा 2। अब हल कर लीजिएगा, मैंने हल नहीं किया, इन दोनों का निरपेक्ष मान के बाद जो मासा आएगा वो क्या आएगा 2। तो अब इसी में अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो इसका सरलतम रूप प्राप्त हो जाएगा मुझे, ठीक है। अब सरलतम रूप और मानक में क्या संबंध है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और हम आज का लास्ट वीडियो समाप्त करते हैं। तो अब हम लोग टॉपिक सरलतम रूप और मानक रूप क्या होता है उसकी ओर चलते हैं। तो हम लोगों ने सब कुछ जान लिया, केवल हमें इनका टॉपिक समझना है, इनमें संबंध क्या क्या होता है, ठीक है। जो इसका मतलब होता है यही इसका मतलब होता है, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। पर कब ये होगा ये देखते हैं। जैसे कि देखिए हमने जाना कि सरलतम रूप क्या होता है, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल, जैसे कि एक्स अपॉन वाई है और इसमें भाग दे दें हम एन का, तो जो पी बटे क्यू आया हमारा वो क्या होगा। देखिए हमने माना ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है, हमने सिद्ध किया। उसके बाद हमने एन इन दोनों का जब मासा निकाला तो क्या आया एन, तो जब एन आया इन दोनों का मासा निकालने के बाद तो हमने एन से भाग दे दिया, ठीक है। वो भी कौन सा मासा आया, निरपेक्ष मान का मासा, इन दोनों का निरपेक्ष मान किया पहले, उसके बाद दोनों का मासा निकाला, उसके बाद जो मासा आया उसमें हमने इन्हीं दोनों का अंश और हर में का भाग दे दिया उससे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, पी बटे क्यू। तो देखिए मानक रूप कब होगा, मानक रूप के लिए मानक रूप मानक रूप के लिए क्या क्या जरूरी है, तो देखिए मानक रूप के लिए पहले जरूरी है जो P और Q हो, क्या हो, P और Q, ठीक है, क्या हो, P और Q हो सह अभाज्य, क्या हो, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब अर्थात क्या हो, जो क्यों और अर्थात P और Q का मासा सदैव एक हो, ठीक, तभी वो सहअभाज्य होंगी। अब उसके बाद जो क्यों हो, वो क्यों क्या हो, वो कभी ऋणात्मक न हो, क्यों क्या हो, क्यों कभी ऋणात्मक न हो, ठीक है। और साथ में क्यू इज इक्वल नॉट टू 0, और ये दोनों क्या होना चाहिए,
सहअभाज्य होने चाहिए, सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सब नियम फॉलो कर रहे हैं सरलतम रूप, जैसे कि उदाहरण अब देखते हैं। अब हम लोग यहाँ उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम लोग अब उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मैंने संख्या ली, पहले ली 50/75 मान लिया। ठीक है, अब हमने इन दोनों को पहले निरपेक्ष मान निकाला, निरपेक्ष मान निकालने के बाद भी इतना आएगा। फिर इन दोनों का मासा निकाला, तो अब हम लोग मासा निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि 50 है तो 2 से 25, 5 से 5, 5 1। अब उसके बाद 75। ठीक है, 75 पहले कटेगा 3 से, 25 5 5 5 5। ठीक है, इनका मासा जो आएगा, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 5 5 5 5, इन दोनों का मासा आएगा 25। तो हमने इसी में 50/25, 75/25, तुम जो आया वो क्या आया, इनको जब मैंने भाग दिया तो ये आया 2, ये आया 3। ये जो आया देखिए, अब क्यों इज इक्वल नॉट ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है, जीरो भी नहीं है। पी और क्यों क्या है, इन दोनों का जब मासा निकालूंगा तो क्या आएगा, 1, और ये क्या है, सहअभाज्य है। जब 1 है तो वो सहअभाज्य होगी। ठीक है, अब अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया हो तो मैंने प्रश्नावली मतलब अभ्यास पॉइंट 1 का ए अभी कराया नहीं है, पर उसके लिए मैंने काफ़ी सारे टॉपिक बता दिए हैं, तो आप लोग वो करने की कोशिश करना। नहीं तो मैं जब अगला वीडियो डालूंगा कल, तो उसमें मैं सवाल हल कराऊंगा, क्योंकि मैं अब अगला वीडियो जब डालूंगा तो उसमें अभ्यास 1.a होगी। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे। फिर से मिलेंगे हम लोग अब अभ्यास प्रश्न के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।